हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जैसे आपने थंबनेल देखा होगा तो हमारा जो आज की वीडियो वो रहेगी चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे, जो हम पढ़ेंगे नीट के लिए। नीट 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं कि हम बायोलॉजी में 360 में से 360 मार्क्स ला पाएँ। और उसके लिए हमने क्या किया कि एनसीईआरटी को पढ़ाऊंगी मैं आपको इस सीरीज़ में। हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे उस चैप्टर के। पीवाईक्यू भी होंगे, कुछ अलग क्वेश्चन भी होंगे जो एनसीईआरटी से बन सकते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है नीट 2026 के लिए, आज की जो हमारी क्लास है वो फर्स्ट क्लास होने वाली है। हमारी फर्स्ट क्लास है और हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेल वाला, चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप पूछ सकते हो कि मैम आपने चैप्टर नंबर 8 से क्यों स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो चैप्टर नंबर 8 से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सेल जो है वो हमारा, हम बोल सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है बायो का। जब तक हमें सेल नहीं पता होगी तो हम आगे चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते। अगर मान लो आप RH विटेकर का वो जो क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, वो चैप्टर नंबर 2 में या फर्स्ट में दिया हुआ ना, 2 में दिया हुआ क्लासिफिकेशन, तो उसमें आप देखोगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था RH विटेकर ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब उसमें बताया गया कि मोनेरा में जो सेल्स होती है ना वो प्रोकैरियोटिक होती है, और बाकी के जो चारों किंगडम बच गए उसमें जो सेल आएगी वो यूकैरियोटिक आएगी। बट फिर आपको पता तो होना चाहिए कि मैम प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है। तो इसलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें हम ये समझ लेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो जब मैं आपको बताऊंगी कि जो मोनेरा है उसमें हमें ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर होंगे और वो यूकैरियोटिक होंगे क्योंकि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स आती हैं। तो आपको फिर ये भी पता चल जाएगा कि मैम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया क्योंकि ये जो चैप्टर हमारे बायो का बेसिक है और हमें एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है नीट में एनसीईआरटी सिलेबस से पूछे जाते हैं। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली कैसे हम बायो के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में आज जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, 360 में से 360 मार्क्स लेके आने हैं बायो में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लासेस स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप इन क्लासेस को देखिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पढ़ना, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करके ये चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या लिखा। सबसे पहले जैसे ही आप ये एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सबसे पहले एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन कर रही है, फिर खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर दे रही है। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलेगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलेगी। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ, कि आपको ऐसे देख के कि आपको ऐसे आश्चर्य होगा और आप पूछोगे कि खुद से ही पूछोगे, वट इज़ दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और वट इज़ दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग हैज़। तो क्या बात है कि एक लिविंग थिंग जो है वो लिविंग है और नॉन लिविंग थिंग लिविंग नहीं है। इसका आंसर क्या है, खुद से पूछोगे, आपको देख कैसे सरप्राइज सा होगा, वंडरनेस होगी। तो उसका आंसर फिर एनसीईआरटी खुद ही दे रही है। द आंसर ऑफ दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें बेसिक यूनिट प्रेजेंट है लाइफ की, और वो बेसिक यूनिट है क्या, वो बेसिक यूनिट है सेल, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग कैसे की इस चैप्टर की, इस चैप्टर की स्टार्टिंग एनसीईआरटी ने की कि पहले उसने पूछा कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दिखते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है। अब आप फिर आपको खुद से क्वेश्चन पूछोगे कि आपकी क्या कारण है कि लिविंग लिविंग है और नॉन लिविंग लिविंग नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो उसे ना जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस कर रहा होगा। फिर एनसीईआरटी खुद ही उसका आंसर दे रही है कि हाँ, एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, उसका नाम क्या है, सेल है। वो क्या कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है। तो सेल क्या है, हमारी, हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है। आप बहुत टीचर आपको एग्जांपल देगी, जैसे पूरी बिल्डिंग जो है वो ईंटों से मिलकर बनी है, ऐसे ईंटें जोड़ के हम पूरी दीवार बनाते हैं, दीवार से पूरी एक रूम बनाते हैं, रूम से पूरा घर बनाते हैं। वैसे ही क्या कि हमारी बॉडी जो है पूरी वो सेल से मिलकर बनी हुई है। पूरी बॉडी जो है वो सेल से छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं छोटे छोटे यूनिट है, वो मिलकर पूरी बॉडी बना रही है, ठीक है। मैम यहाँ तक समझ में आ गया। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल्स एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो मैम, आपने ये बोल दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बट ये हो सकता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, मैं आपको लिख के बताऊँ तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से भी मिलकर बना हो सकता है। अगर वो एक सिंगल सेल से मिलकर बना हो तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अब देखो, पहले मुझे इसे इरेज करने दो। यहाँ तक पढ़ लिया कि उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जो ओनली क्या है, सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। वाइल अदर लाइक अस, मतलब जैसे कि हम
कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, कि हम बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के दो एग्जाम्पल याद रख सकते हो, दो, एक तो याद सकते हो आप अमीबा, ये आप जब वो पढ़ोगे ना, क्या कौन सा चैप्टर, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, तो उसमें आप प्रोटिस्टा में देखोगे कि अमीबा आएगा, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और एक आप ध्यान रख सकते हो पैरामीशियम, पैरामीशियम, देखो अमीबा ना कुछ इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, कौन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कितनी सेल होगी मैम इसमें, मैम इसमें एक सिंगल सेल मिलेगी, वन सिंगल सेल, सिंगल लिखते तो वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल सेल आर प्रेजेंट। अब एग्जाम्पल दो मैम आपने बताया, एक तो हमें ध्यान रखना है अमीबा और एक हमें ध्यान रखना है मैम पैरामीशियम। आपको इस चैप्टर में नहीं दिए हुए, बट आप बोलोगे कि मैम फिर हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल तो दिए नहीं, तो हम क्यों याद रखें। बेटा इसमें नहीं दिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल, बट आपको जो प्रोटिस्टा वाला वो है ना सेकंड चैप्टर, उसमें जब आप प्रोटिस्टा पढ़ोगे तो उसमें आपको आएगा कि अमीबा यूनिसेलुलर होता है, पैरामीशियम जो है वो भी यूनिसेलुलर होता है। तो हमें चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ना है, पैरामीशियम याद रख सकते हो। ठीक है, जो अमीबा होता है ना कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे एक ही रेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है। तो ये जो अमीबा है वो अपनी लाइफ के लिए एसेंशियल जो सारे वर्क है वो कर सकता है, जैसे कि मैम ये रिप्रोडक्शन कर लेगा, खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो एक अमीबा नया बन गया, एक अमीबा नया बन गया, ये रिप्रोडक्शन करेगा, ये डाइजेशन करेगा अपनी बॉडी में। तो जो काम हम कर रहे हैं, हमारी तो बॉडी में क्या बहुत सारे, हम तो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल्स मिलके हमारा तो ऑर्गन सिस्टम तक हमने डेवलपमेंट कर रखा है। बट एक सिंगल सेल में भी उसे जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, चाहे उसको खाना पचाना है, डाइजेस्ट करना है, रिप्रोडक्शन करना है, एक्सक्रीशन करना है, जो कुछ भी करना है जिंदा रहने के लिए, जो काम हम करते हैं वो काम एक सिर्फ ओनली सिंगल सेल भी कर सकता है। ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी लाइफ पे धरती पे एग्जिस्ट कर सकता है, अर्थ पे अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उसका, वो जिंदा रह सकता है। ये एनसीईआरटी आपको आगे बोलती है, जो मैंने लाइन आपको बताई है। देखो हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पता चल गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पता चल गया, एक छोटा सा पैराग्राफ हमने एनसीईआरटी से रीड कर लिया। अब एनसीईआरटी बाद में एक हेडिंग डाल के पूछे हमसे व्हाट इज अ सेल। उसने हमें ये तो बता दिया कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या सेल का है, सेल बेसिक यूनिट है, बट सेल है क्या। हमने ये तो देख लिया लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए, बट सेल क्या है। अब देखो पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में एनसीईआरटी कुछ बात करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, क्या क्या करने में कैपेबल है, ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, कि वो धरती पे जैसे हम अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी क्या करेगा, धरती पे अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेगा और वो सारे परफॉर्म करेगा ऐसे फंक्शन जो उसकी लाइफ के लिए एसेंशियल है। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या क्या लिखा हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो क्या करने में कैपेबल है, एक तो वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेंगे धरती पे, और एक वो क्या करेंगे, परफॉर्मिंग करेंगे सारे एसेंशियल फंक्शन जो उनकी लाइफ के लिए चाहिए। ठीक है मैम, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर सेल से कोई चीज़ कम है ना, मतलब पूरा अगर वो सेल नहीं है, तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हम इंश्योर नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर सेल है, एक सिंगल सेल है, तो भी उसका धरती पे अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस होगा, उसका सेल्फ हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट, वो धरती पे रह सकता है और सारे परफॉर्म कर सकता है फंक्शन। बट सेल के बिना जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर तो वो शायद नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई मैम। ठीक है, Hence, cell is the fundamental structure and function unit of all living organism. क्वेश्चन आपसे पूछ ही ले बाई चांस कि what is the structural, functional and fundamental unit of living organism. तो cell is the structural, functional and fundamental unit of living organism. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें कुछ ध्यान रखने हैं साइंटिस्ट, इस चैप्टर में हमें कुछ साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले अब देखो मैम, हम सेल के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं, तो क्या पुराने ज़माने में भी लोग जानते थे सेल के बारे में इतना? नहीं मैम, किसी ने तो सबसे पहले डिस्कवर किया होगा ना, एक महान आत्मा ही होगी धरती पे जिसने सेल को डिस्कवर कर दिया, उसके बारे में इतना सब कुछ बता दिया, और फिर वो मैम नीट के सिलेबस में जुड़ गया और हमें पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? वो धरती पे आई, वो महान आत्मा है ना, ऐसा होता होगा ना। तो हमें ध्यान रखना एक महान आत्मा का नाम, जिसका नाम है, हम प्यार से बोलेंगे, प्रणाम करो इन्हें, एंटोन वन ल्यूवेनहोक। एक साइंटिस्ट हैं, एक महान आत्मा है, जिन्होंने फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइफ सेल, जिसने सबसे पहले धरती पे एक जिंदा सेल को देख लिया और उसे डिस्क्राइब कर दिया कि एक जिंदा सेल होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा, तो आपका आंसर जाएगा उस साइंटिस्ट का नाम, उस महान आत्मा का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, अब इसका ऐसे याद होता है, लाइफ सेल में एल आ रहा है और ल्यूवेनहोक में भी एल आ रहा है, तो एल को एल से जोड़ना है।
ठीक है, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या देखा, सबसे पहले लाइफ सेल को देखा। ठीक है मैम, अब देखो इसने लाइफ सेल को देख दिया, बट इससे पहले भी एक साइंटिस्ट और आया था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। हमें ध्यान के रखना है रॉबर्ट, ये एनसीईआरटी में तो दिया नहीं हो, बट मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज बता रही हूँ, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक नाम की एक महान आत्मा और थी, एक महान साइंटिस्ट और था, जिसने क्या देखा, फर्स्ट सादा सेल, जिसने सबसे पहले सेल को देख लिया। अब बट इसने जो सेल देखी थी ना, वो नॉन लिविंग सेल देखी थी इसने। ठीक है, पता है किस में देखी थी, जो पेड़ों की छाल नहीं होती है, जिसे हम कोर्क बोलते हैं, कोर्क। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आप एक्सपेरिमेंट करने केमिस्ट्री की लैब में जाते हो, तो वो जो ऐसे बोतल होती है उसके ऊपर ऐसे एक ढक्कन सा लगा होता है, वो लकड़ी का, तो वो जो लकड़ी का ढक्कन होता है वो कोर्क की होती है। कई वाइन की बोटल्स पे भी लगाता है। अब ये बहुत अच्छे से रिलेट करोगे जब वाइन का नाम लिया मैंने, तो ठीक है, जो कॉर्क नहीं होती उसमें देखा था इसने, रॉबर्ट हुक नाम ने। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए ना, ये क्वेश्चन एक बार नीट में आए हुए पहले, ये एनसीईआरटी में तो दिया नहीं हो, बट पूछा हुआ है कि सबसे पहले सेल को किसने देखा, लिविंग नॉन लिविंग कुछ नहीं बोलेगा, वो सबसे पहले बोलेगा कि फर्स्ट सॉ द सेल, तो उस महान आत्मा का नाम है रॉबर्ट हुक ने देखा। ठीक है, फिर अगर हमसे पूछे कि लाइफ सेल को किसने देखा, एक जिंदा सेल को किसने देखा, तो एल को एल से जोड़ देंगे। रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहुक में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बताया था कि एल को एल से जोड़ देंगे। तो लाइफ सेल को देखा था ल्यूवेनहुक ने, और सबसे पहले इस सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने, बट वो सेल थी कैसी, नॉन लिविंग सेल थी, कॉर्क के टुकड़े में उसने देखा था। ठीक है मैम, अब देखो आप ना अपनी खुद की एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हो, क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी तो होगी, तो उसमें साथ साथ मेरे साथ रीड करते जाओ, तो आपको खुद पता चलेगा। और जो जैसे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक को मार्क कर लो, लाइफ सेल को मार्क कर लो, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें मार्क करते जाओ। ठीक है, एक साइंटिस्ट हमने देख लिया एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, जिसने सबसे पहले लाइफ सेल को देख लिया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट होती है रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। देखो एक सेल होती है ना, उसके अंदर जो सीपीयू होता है, मतलब जो हमारा जैसे हम हैं, तो हमारा जो दिमाग है ना, ब्रेन जो है वो हमारी सीपीयू की तरह वर्क करता है, ऐसे कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है। तो सेल का सीपीयू, सेल का जो ब्रेन होता है, इस न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी बोलते हैं। वो ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल का ब्रेन को होता है न्यूक्लियस होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा सेल ऑर्गेनल दिया हुआ है आपके चैप्टर में, तो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था बाद में, रॉबर्ट ब्राउन के नाम का साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। ठीक है मैम, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई हमारे पास में, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बना लिया। फिर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने आगे क्या किया, स्ट्रक्चर पढ़ ली डिटेल में सेल की, क्योंकि सेल क्या होती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, उसे हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हमारे पास माइक्रोस्कोप होगा, जितनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें देख सकता होगा वह, उतना ज़्यादा हम सेल के अंदर डिटेल में पढ़ पाएंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सा माइक्रोस्कोप है, जिसने क्या कर दिया कि पूरी स्ट्रक्चर हमें डिस्क्राइब कर दी कि इसकी सेल की। ठीक है मैम, अब हमारा टॉपिक आता है सेल थ्योरी। हमने व्हाट इज ए सेल पढ़ लिया, जो छोटा सा पैराग्राफ इससे पहले दिया था वो पढ़ लिया। अब आता है सेकंड टॉपिक 8.2 सेल थ्योरी। अब इसे और देखते हैं क्या दिया हुआ, देखो सेल थ्योरी। देखो दो साइंटिस्ट ध्यान रखने, पहले तो अभी मैंने रीप्रिंट पढ़ा रही हूँ, पहले तो हमें इनके नेशन भी अलग अलग ध्यान रखने पड़ते थे। जो एक साइंटिस्ट है श्लाइडेन, एक साइंटिस्ट है श्वान, ये दोनों पहले अलग अलग नेशन के दिए थे, अलग अलग कंट्री के दिए थे, बट अब इन दोनों की कंट्री सेम हो गई है, जर्मन। दोनों साइंटिस्ट हैं कि जर्मन, दो साइंटिस्ट पढ़ेंगे हम सेल थ्योरी में, दोनों साइंटिस्ट हैं कि जर्मन के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा साइंटिस्ट कहाँ का है, तो जर्मन के दोनों साइंटिस्ट। दो नाम ध्यान रखने, एक तो ध्यान रखना श्लाइडन, ये मैथियस श्लाइडन, और एक आगे और नाम आएगा, उसका नाम है श्वान, थियोडोर श्वान। दो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, एक है बॉटनिस्ट, एक है जूलॉजिस्ट। जो मैथियस स्लाइडिन है वो तो है बॉटनिस्ट, और जो थियोडोर श्वान है वो है जूलॉजिस्ट। अब कैसे ध्यान रखोगे कौन जूलॉजिस्ट है कौन बॉटनिस्ट है। देखो श्वान जो है ना, अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, तो प्रायवाची शब्द पढ़ते हैं हम, जैसे हम इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं, वैसे हिंदी में प्रायवाची शब्द होते हैं। तो कुत्ते का प्रायवाची होता है श्वान, ऐसे हिंदी में श्वान ना कुत्ते का प्रायवाची होता है, डॉग का प्रायवाची होता है ये। ठीक है, मतलब डॉग का सिनोनिम्स होता है हिंदी में। तो श्वान, डॉग किस में आता है, डॉग की स्टडी हम जूलॉजी में करते हैं, तो श्वान क्या था, एक जूलॉजिस्ट था, ऐसे ध्यान रखना है। देखो सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट ध्यान रखिए, तो है श्लाइडेन, स्पेलिंग देख लेना हो सकती है रोंगो, एक है श्वान। ठीक है मैम, दोनों के कंट्री ध्यान रखते हैं। मैम ये भी जर्मन से है, मैम ये भी जर्मन से, तो कंट्री में तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर नहीं सकता, क्योंकि दोनों सेम कंट्री से हैं। बट श्वान क्या है मैम, डॉग का सिनोनिम्स है, हमें ऐसे देखना है। और एक स्वान, आप एक ऐसी स्पेलिंग ना, हंस होता है इसका मीनिंग, अगर आपने पढ़ा हो बर्ड्स नेम में, तो मतलब प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम सी है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि श्वान आएगा जूलॉजी में, कैसे ध्यान रखो, मतलब ये ध्यान रखना आपको, तो मैं आपको रिलेट करने के लिए बता रही हूँ। श्वान तो है मैम जूलॉजिस्ट,
जूलॉजिस्ट। और मैम श्लाइडन है बॉटनिस्ट। एक जूलॉजिस्ट है तो दूसरा बॉटनिस्ट ही होगा, बायो में दो ही चीज़ें पढ़ती है, जूलॉजी बॉटनी। तो श्वान जूलॉजिस्ट है, मैम श्लाइडन बॉटनिस्ट है, क्योंकि श्वान है वो डॉग का सिनोनिम्स है, डॉग की स्टडी में हम जूलॉजी में करते हैं, तो श्वान क्या होगा, जूलॉजिस्ट होगा। ठीक है मैम। अब एक बात और ध्यान रखिए, इनका ईयर और ध्यान रखना है, वो और पूछे थे एग्जामिनर। देखो श्लाइडन क्या है, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत, क्योंकि श्लाइडन तो पेड़ पौधे के, श्लाइडन एक बॉटनिस्ट है, वो बॉटनी पे स्टडी कर रहा था, वो पेड़ पौधों को स्टडी कर रहा था। और हम क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड है, हमें पता है इतनी बात, क्योंकि हम खुद तो फूड बना नहीं सकते, तो प्लांट हमारे लिए देवता है। ठीक है, प्लांट्स हमारे लिए क्या देवता हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लांट्स को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो इसको ईयर देंगे 1838 और इसको एक साल बाद में 1839। ये दो बातें ध्यान रखनी है हमें, दो तीन बातें ध्यान रखनी है। सेल थ्योरी में थ्योरी क्या वो पढ़ लेंगे हम। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट है मैम, एक श्लाइडन है एक श्वान है। मैम श्वान जूलॉजिस्ट है, श्लाइडन बॉटनिस्ट है, दोनों की कंट्री जर्मन है। हमें प्लांट्स को प्रायोरिटी देनी है, तो 1838 वाला ईयर तो देंगे हम श्लाइडन को, और 1839 वाला ईयर देंगे मैम हम श्वान को। ठीक है, अब थ्योरी पढ़ते हैं क्या है। इतनी बातें हमें एनसीईआरटी से हम पता चल गई, थोड़ी सी हमने याद कर ली। ठीक है, माइंड में सेट हो जानी चाहिए। अब देखो सेल थ्योरी क्या है, पहले इसको इरेज करें, अब स्टार्ट करते हैं। इन टॉपिक है सेल थ्योरी इन 1838। हमें पता है श्लाइडन को हम पहला क्योंकि प्रायोरिटी देंगे, तो 1838 वाला ईयर हम किसे देंगे, श्लाइडन को देंगे। इन 1838 मैथियस श्लाइडन और जर्मन बॉटनिस्ट, एक जर्मन बॉटनिस्ट है, मैथियस श्लाइडन नाम है, ईयर 1838 है। examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant। एक साइंटिस्ट था मैम, मैथियस श्लाइडन नाम था उसका, 1838 में जर्मन का था, वो बॉटनिस्ट था। उसने क्या किया मैम, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को स्टडी किया, उनको एग्जामिन किया, और उसने क्या देखा कि सभी प्लांट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, और ये सेल जो है मैम आगे जाके क्या बना लेती है, टिश्यू बना लेती है। ये हमें ध्यान रखना है थोड़ी सी बात, कि जो सेल्स होती हैं वो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। कैसे बनता है, कितने टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, हम सारे देखेंगे। 4 टाइप के टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, उसमें हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। प्लांट टिश्यू का एक अलग से चैप्टर दिए हुए, एनाटॉमी वाला चैप्टर में पढ़ेंगे हम, उसमें स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिंपल टिश्यू और वो सारे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम फ्लोएम सब देखेंगे। तो इतनी बात ध्यान कि सेल जो है वो आपस में जुड़ के क्या बना लेती है, टिश्यू बना लेती है मैम। टिश्यू क्या बना लेती है मैम, आपस में जुड़ के ऑर्गन क्या बनाते हैं मैम, आपस में जुड़ के ऑर्गन सिस्टम। ये एक सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है। और फिर ऑर्गन सिस्टम से मैम क्या बन जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है हमारी। ठीक है, जैसे मान लो सेल्स है, डिफरेंट टाइप की सेल्स है, टिश्यू बना लिया उन्होंने, टिश्यू से ऑर्गन मान लो क्या बन गया, हमारा स्टमक बन गया। ठीक है, ऑर्गन में हम स्टमक रख सकते हैं, हमारा लीवर रख सकते हैं, हमारी किडनी ऑर्गन है तो ये ऑर्गन में आ जाएगी। उन ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लिया। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में ना डिफरेंट टाइप के ऑर्गन आएंगे। उसमें क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखोगे तो स्टमक आ जाएगा मैम। ठीक है मैम, इंटेस्टाइन आ जाएगी, इंटेस्टाइन में भी लार्ज इंटेस्टाइन अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है मैम। हमारी ईसोफेगस आ जाएगी, बक्कल कैविटी आ जाएगी। तो इन डिफरेंट टाइप के ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लिया। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लिया। और फिर ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, जैसे कौन सा हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में, और कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रीथिंग और एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम मिलके हमारी एक पूरी बॉडी बना देते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है। एक बार बोलेंगे खुद से जो नए बच्चे हैं, मैम सेल हैं, सेल ने आपस में एग्रीगेट करके क्या बना लिया मैम, टिश्यू बना लिया। टिश्यू ने मैम मिलके क्या बना लिया, ऑर्गन बना लिया मैम। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन ने मिलके मैम ऑर्गन सिस्टम बना दिया। सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम सारे, और इस पूरे सारे सिस्टम ने मिलके मैम क्या बना दी, हमारी पूरी बॉडी बना दी। ठीक है, तो ऐसे ही उसने देखा मैथियस श्लाइडन ने प्लांट में कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मिल रहे हैं ना, वो मिलके क्या बना रहे हैं, प्लांट में टिश्यू बना रहे हैं। ठीक है मैम, इतनी बात उस श्लाइडन ने बोलती, इतनी बात हमें भी ध्यान रखनी है जो वो बोल के चला गया, महान आत्मा श्लाइडन। अब इस महान आत्मा की बातें हमें तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर। एट अबाउट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम पे एक साइंटिस्ट रहा, देखो थियोडोर यहाँ पे लिख दिया, श्वान आगे लिखा थियोडोर। और श्वान है क्या, हमें पता है मैम, श्वान जूलॉजिस्ट है। कहाँ का है मैम, जर्मन का है। ईयर कौन सा है मैम, 1839 है। एक साल बाद में देंगे ना, मतलब सेम सा ईयर, एक साल का ही गैप है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी रिसर्च में। एट द सेम टाइम थियोडोर श्वान 1839, अ जर्मन जूलॉजिस्ट, studied different type of animal cells and report that cells had a thin outer layer
विच इज़ टूडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सेल जो होती है, हम जैसे सेल बनाते हैं तो उसकी जो ये बाहर वाली आउटर लेयर होती है उसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें ध्यान रखना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने देख लिया? थियोडोर श्वान ने देख लिया। मतलब उसने एक लेयर देखी बाहर, थिन लेयर, उसको आज के टाइम में हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देते हैं। ठीक है मैम, इसने इतनी बात बोल दी, फिर उसके बाद में और भी बोलेगा ये तो। ही ऑल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू। अब इसका मन इतना नहीं भरा है जूलॉजिस्ट, बट फिर भी बॉटनी में एंटर करेगा क्योंकि जूलॉजी वाले थोड़े दिमाग के होते हैं, ऐसे ही हैं। ठीक है, तो ये जूलॉजिस्ट है, फिर भी इसने प्लांट में एंट्री की और इसने फिर प्लांट टिश्यू को और स्टडी कर दिया। दैट द प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल इन अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। देखो, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप 10th में पढ़ के आए हो तो मैं आपको बताऊं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंस होता है। एक होती है एनिमल सेल, एक होती है प्लांट सेल। अब इतना तो आपको नाम से भी पता चल रहा हो कि मैम एनिमल सेल है तो वो एनिमल में प्रेजेंट होगी। जैसे ह्यूमन, हम एनिमल के अंदर आते हैं, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे हम मैमेलिया में कि हम क्या है। एनिमल एक टाइप का बहुत ऊंची बुद्धि वाले एनिमल है, मतलब हमारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत अच्छा IQ है हमारा, वो एनिमल है हम। ठीक है, तो एनिमल सेल होगी वो एनिमल में प्रेजेंट होगी मैम। प्लांट सेल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। अब प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट, मान लो एक प्लांट सेल है और ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल की जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसे तो हमने बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बट थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें बाहर वाली कवरिंग होती है उसे तो बोलते हैं सेल वॉल, और उसके अंदर मिलती है हमें क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेल वॉल एक एक्स्ट्रा फीचर है जिससे सिर्फ किस में मिलेगा? प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। जो सेल वॉल है ना वो एनिमल सेल और जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि प्लांट सेल में ही मिलता है ओनली सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। तो ऐसा ही थियोडोर श्वान ने देखा। पहले श्वान का एक जूलॉजिस्ट है तो वो स्टडी करा था किस पे? एनिमल सेल पे। उसने देख लिया कि थिन लेयर प्रेजेंट एनिमल सेल के बाहर, उसे हम क्या बोलते हैं आज के टाइम में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर उसका मन नहीं भरा, नहीं मैं तो प्लांट को भी स्टडी करूंगा, फिर वो प्लांट में और घुस गया, फिर उसने प्लांट को एग्जामिन किया। अब वो देख लिया कि प्लांट में तो एक बाहर और कवरिंग मिल रही है, उससे क्या बोलते हैं? हम सेल वॉल बोलते हैं। एक यूनिक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है प्लांट में जो एनिमल में प्रेजेंट नहीं है, उससे हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। ठीक है मैम, अब देखो इतनी बातें पढ़ ली, क्या क्या बोला श्वान ने। He also concluded based on his study on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cells. On the basis of these, श्वान proposed the hypothesis. अब श्वान ने क्या दे दी? अपनी हाइपोथेसिस दे दी। देखो क्या होता है कि कोई भी थ्योरी आने से पहले उसकी हाइपोथेसिस आती है। जब भी आप PhD वगैरह करते हो तो आपकी हाइपोथेसिस होती है पहले, क्योंकि PhD में क्या होता है, राइटर्स वो PhD जो करते हैं वो बच्चे बुक्स भी लिखते हैं ना, उनके आगे डॉक्टर लग जाते हैं। तो पहले उनकी बुक लिखने से पहले उनकी हाइपोथेसिस आती है थ्योरी से पहले। फिर वो हाइपोथेसिस जब उसके हो जाते हैं ना, वो कंक्लूजन, वो ट्रू वगैरह हो जाती है, उसमें बहुत सारे आगे प्रोसेस होते हैं, तब जाके वो एक हाइपोथेसिस क्या बनती है? थ्योरी बनती है। तो पहले श्वान ने क्या दे दिया? अपनी हाइपोथेसिस दे दी। उसकी हाइपोथेसिस थी क्या? श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट, देखो है ये जूलॉजिस्ट फिर भी इसने प्लांट को कंसीडर कर लिया क्योंकि इसने प्लांट पे स्टडी की थी। श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, कि सेल से मिलकर बनी हुई है बॉडी प्लांट की और एनिमल की, या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई है। ये तो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। और ये सेल थ्योरी दी किसने? श्वान ने हाइपोथेसिस दी, सेल थ्योरी नहीं दी। अब देखो 1838 में श्लाइडन काम कर रहा है प्लांट पे, और श्वान जूलॉजिस्ट है, उसने एनिमल पे भी काम कर लिया, प्लांट पे भी, और वो उसने हाइपोथेसिस दे दी। उधर से क्या क्या श्लाइडन ने भी अपनी हाइपोथेसिस दे दी। इन दोनों में लड़ाई मच गई। अब वो श्लाइडन कह रहा है मैं बॉटनिस्ट हूँ तो मैं प्लांट को स्टडी कर रहा हूँ, तो तू जूलॉजिस्ट है तो तूने क्यों प्लांट को स्टडी किया? तो उन दोनों में लड़ाई होगी। तो फिर उनका बीच में क्या किया, एक मीडिएटर आया और उनको बोला कि समझौता कर लो, ऐसे बोलेंगे कि सेल थ्योरी दोनों ने दी है। तो श्लाइडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। लड़ाई होगी ना बाद में दोनों में, कि वो श्लाइडन बोला मैंने ऐसे इतनी देर माथा मारा, इतनी देर ऐसे ही मैंने वो रिसर्च की, और तूने प्लांट पे घुस के तूने प्लांट को भी रिसर्च कर लिया, तो क्यों जूलॉजिस्ट है तो तू क्यों बॉटनी में आ रहा है? तो फिर उनके बीच में एक मीडिएटर आया, उसने कहा कि नहीं हम ऐसे बोलेंगे कि सेल थ्योरी दोनों ने दी है। तुमसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दी है, तो सेल थ्योरी श्लाइडन और श्वान दोनों ने मिलकर दी है। हाइपोथेसिस पहले किसने दी थी? हाइपोथेसिस दी थी पहले श्वान ने। ठीक है मैम। दिस थ्योरी हाउएवर, अब देखो इसके ना कुछ ड्रॉबैक थे, अब समझो थोड़ा सा पहले। अब देखो सेल थ्योरी ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ आपको। दो साइंटिस्ट है सेल थ्योरी में, दो साइंटिस्ट ध्यान रखना, एक श्लाइडन है एक श्वान है, दोनों के दोनों कंट्री जर्मन है। श्लाइडन जो है वो क्या बॉटनिस्ट है, श्वान हमने देखा क्या डॉग का सिनोनिम्स है, या फिर श्वान जैसा एक क्या तो हम हंस पढ़ते हैं जैसे, वो एस्टोवियन, तो वो भी जूलॉजी में, बर्ड्स और एनिमल दोनों जूलॉजी में आते, तो श्वान जूलॉजिस्ट है मैम।
प्लांट्स को हम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि हमारे लिए खाना बनाते हैं। तो 1838 वाला ईयर हमने दे दिया श्लाइडन को और 1839 वाला ईयर दे दिया मैम हमने श्वान को। श्लाइडन ने क्या किया मैम, बहुत सारे प्लांट सेल को एग्जामिन किया, प्लांट्स को एग्जामिन किया, उसने बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मिलकर क्या बना लेती है, प्लांट में टिश्यू बना लेती है। इधर श्लाइडन ने एक साल बाद 1839 में एनिमल सेल को एग्जामिन किया, एनिमल्स को एग्जामिन किया, उसने देखा कि एक आउटर लेयर मिलती है सेल के बाद जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर उसका मन नहीं भरा, उसने प्लांट को भी स्टडी कर लिया और उसने देखा कि प्लांट के बाहर तो एक यूनिक कैरेक्टर मिल रहा है जिसे हम सेल वॉल बोलेंगे। फिर श्वान ने अपनी हाइपोथेसिस दे दी कि एनिमल एंड प्लांट्स आर ऑल ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड बाय सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, या फिर तो सेल से मिलकर बने हुए या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए एनिमल और प्लांट दोनों। फिर उन दोनों में होगी लड़ाई कि कैसे हाइपोथेसिस दे सकता है श्वान, क्योंकि प्लांट को तो स्टडी श्लाइडन ने भी किया। फिर एक मीडिएटर आता है, वो क्या बोलता है कि नहीं हम ऐसे बोलेंगे कि सेल थ्योरी श्वान और श्लाइडन दोनों ने मिलकर फॉर्मुलेटेड की है। तो ऐसे लिखा टूगेदर फॉर्मुलेटेड किए किसने, सेल थ्योरी श्लाइडन और श्वान ने। अब फिर इनके बीच में एक और उंगली लगा देता है। अब ये बोलते हैं कि ठीक है आपने बता दिया सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म, बट नई सेल कहाँ से आएगी जब वो पुरानी सेल मर जाएगी, तो अब वो भी तो बताओ। अब उसका इनके पास कोई आंसर नहीं होता है, मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं, नहीं मैम इतना ही पता था आगे नहीं आता। ऐसे होते हैं ना बच्चे, आधा आंसर तो पता है मैम आधा नहीं पता। अब देखो आगे क्या लिखा है, दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि नई सेल कैसे आएगी वो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर एक नया साइंटिस्ट और महान आत्मा आ जाती है, इन महान आत्माओं के पास यही काम होता है। फिर उस महान आत्मा का नाम है, हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोलेंगे, रुडोल्फ विर्चाउ। उस महान आत्मा का नाम क्या है, रुडोल्फ विर्चाउ, और ये ध्यान रखना 1855। नाम क्या है मैम, रुडोल्फ विर्चाउ। अब ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, लर्न करना पड़ेगा, रुडोल्फ विर्चाउ मैम, और ईयर 1855। ठीक है, ये क्या करता है, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या होता है कि ये जो सेल है वो डिवाइड करेगी, ये एक सेल है मान लो, इसने डिवाइड किया तो दो नई सेल बन गई। तो जो ये पुरानी दोनों नई सेल है वो कहाँ से है कि जो सेल पहले एग्जिस्ट कर रही थी धरती पे उसी से क्या नई सेल बनती है। तो रुडोल्फ विर्चाउ ने 1855 में एक स्टेटमेंट दे दिया कि न्यू सेल्स आर जनरेट बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, या फिर फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल्स डिवाइड, कि जो पुरानी सेल है वो डिवाइड करके न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय या जनरेट बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, की जो पुरानी सेल्स है उसे नई सेल आ जाएगी। और उसने अपनी लैंग्वेज में, जिस कंट्री का था ना उस कंट्री में जो लैंग्वेज चलती थी उसमें एक स्टेटमेंट और देख के चला गया, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। नीट में PYQ है, ये पूछा गया है कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, रुडोल्फ विर्चाउ ने दिया था। कब दिया था मैम, 1855 में दिया था। और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। फिर क्या हुआ, हमने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। अब देखो क्योंकि अब नया स्टेटमेंट आ गया ना हमारे पास, अब वो तो बता नहीं पाए सेल थ्योरी को वो श्लाइडन और श्वान की कैसे आएगी, तो अब ये आ गया रुडोल्फ विर्चाउ, उसने बताया। फिर हमने क्या किया, सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory final shape। फिर उसने एक सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी। और 2D सेल थ्योरी क्या, अब हम आज के टाइम में क्या सेल थ्योरी पढ़ते हैं, दो लाइनें पढ़ेंगे सेल थ्योरी में, दो बातें आएंगी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। लिविंग सेल कौन सी होती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो किससे मिलकर बनेंगे, सेल से मिलकर बनेंगे या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बनेंगे। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि नई सेल कहाँ से आएगी, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो डिवाइड होकर क्या करेगी, नई सेल बना देगी। और ये स्टेटमेंट कौन ऐड करके गया, ये स्टेटमेंट करके गया रुडोल्फ विर्चाउ 1855 में। ये एक स्टेटमेंट ऐड की। और कौन सी स्टेटमेंट, जिसने अपनी लैंग्वेज में, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ठीक है बच्चों, हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी के, व्हाट इज द सेल और सेल थ्योरी। अब इसके बाद में हम 8.3 टॉपिक और देखेंगे, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है मैम, पढ़ते हैं। फिर लास्ट में ना मैं पूरा चैप्टर आपको कंपाइल करके बताऊंगी, फिर हम एक फटाफट से एक रिवीजन ले लेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था। एन ओवरव्यू ऑफ सेल हमारा टॉपिक है। अगर आपको फास्ट लग रहा है ना तो आप कमेंट में बताना, फिर मैं आपको थोड़ा धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जल्दी जल्दी में फास्ट बोल रही हूँ। टॉपिक का नाम क्या है मैम, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सबसे पहले देखो, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन अनियन पील एंड अ ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ये बोल रहा है कि जब आप 9th-10th क्लास में होते हो ना, तो जब आपको लैब में लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पे दो सेल्स जो मेनली होते हैं, दो बोलते हैं ना, दो वो क्या बोलते हैं उन्हें, नाम नहीं आता रहा मुझे,
उन माइक्रोस्कोप के नीचे जो स्लाइड बना के हम देखते हैं, तो उसमें जो मेनली स्लाइड बनती है ना, वो किस में बनती है, अनियन पील की बनती है प्लांट में, तो और ह्यूमन में बनती है ह्यूमन चिक की। आप क्या करना, अपने चिक के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर कोई वो लेना, ईयरबड जो डालते हैं ना कान में मैल साफ करने के लिए, वो लेना, उसके अंदर से क्या करना, उसको थोड़ा सा ऐसे खुरचना अंदर बक्कल कैविटी के अंदर, और वो आपको व्हाइट व्हाइट सा मिलेगा। फिर उसकी स्लाइड बना के आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, और अनियन पील का ऊपर से जब आप प्याज को छीलते हो तो उसके ऊपर से व्हाइट व्हाइट सी लेयर निकलती होगी, अगर आपने कभी प्याज को छीला हो तो, ठीक है। तो उसको कभी माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करना। तो ये बोल रहा है कि आपने छोटे क्लासों में ऐसा किया होगा, ये एनसीईआरटी में होते हैं, वो एक्टिविटी जो होती है ना उसमें होते हैं, ठीक है। हमने तो नहीं किया, छोड़ो इसे, हम पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, कर लिया मान लो। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, अब हम वापस से वो रिकलेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। द अनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल, अनियन सेल क्या एक प्लांट सेल है, ठीक है, इतना तो पता ही अनियन प्लांट होता है। हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि ये भी बात श्वान ने भी देखी थी कि जो प्लांट सेल होती है उसके बाहर हमें एक सेल वॉल देखने को मिलती है, जो यूनिक कैरेक्टर है, जो एनिमल में नहीं देखने को मिलेगा, और उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, ठीक है। मैम ये बोल रही है कि जब हमने एनिमल सेल को नहीं, अनियन सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ना, तो हमें क्या देखने को मिला कि आउटर बाउंड्री तो सेल वॉल है, और उसके अंदर विद इन द, उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है मैम, ये तो हमने पहले ही समझ लिया। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक, अब ह्यूमन चिक की बात करेगा। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन इज द, पहले इसको इरेज करने दो, इज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इनसाइड। अब है ना, आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब ह्यूमन चिक में क्या सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल नहीं है, वो उसकी डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अभी मैंने बताया था ना, एक न्यूक्लियस मिलेगा डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, ये क्या तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जैसे ये सेल है तो उसके अंदर इसके भी अलग से मेम्ब्रेन होगी, ये सेल की मेम्ब्रेन है, मान लो एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल की मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस की अलग से मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी हमें, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी मैम, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये हम देख चुके पहले। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। देखो क्या होता है, थोड़ा सा समझे तो, ये एक सेल है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन होगी सेल की, एनिमल सेल बनाई है मैंने, एनिमल सेल। ये पूरा हम डिटेल में वैसे पढ़ेंगे सारे सेल ऑर्गेनल दिए, बट थोड़ा सा जो एनसीईआरटी बोल रही है उसको समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, न्यूक्लियस, और ये तो न्यूक्लियस है, ये वाला जो बनाया, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, क्योंकि उसने बोला मेम्ब्रेन बाउंड, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है मैम। और इसके अंदर हमें ऐसे करके देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम। ये क्या मैम, क्रोमोसोम। बेटा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको तो समझ में नहीं आ रहा, वो क्या इतनी इतनी बातें अंदर से अंदर आई जा रही हैं, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। और क्रोमोसोम के अंदर हमें ऐसे देखने को क्या मिलेगा, डीएनए। तो क्रोमोसोम के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए, ठीक है। तो एनसीईआरटी ये बोल रही है अभी तक, उसके बाद में देखो, देखो न्यूक्लियस है, इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम है, और विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, और ये क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए को कंटेन कर रहा है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन, अब देखो अभी मैंने बताया ना मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के बेस पे हम सेल को ना 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इनमें क्या डिफरेंस होता है। एनिमल सेल, प्लांट सेल में हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है, आगे और भी डिफरेंस आएंगे वो भी देखेंगे। अब 2 सेल और होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यू लिखे यूकैरियोटिक सेल। देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रो का मतलब होता है पुराना, जो पुरानी सेल आई थी ना धरती पे, पहले जो सेल आई थी, क्योंकि आपको पता है चीज़ें एडवांस हो रही है, पहले मोबाइल आया वो कीपैड वाला आया, फिर एंड्रॉइड आ गया, फिर आईफोन, मतलब कितने आगे से आगे कितने फीचर आ रहे हैं ना मोबाइल के अंदर भी। पहले क्या तो लेड लाइन चलती थी, सबसे पहले देखे तो वो मोबाइल कौन से, वो लेड लाइन घर पे पड़े रहते थे, उस पर बात करनी पड़ती थी, फिर हम मोबाइल को जेब में लेके घूमने लग गए, अब स्क्रीन टच वाले आ गए, हो सकता है इसके आगे और कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो धीरे धीरे फीचर एडवांस होते जाते हैं। वैसे जो पहले सेल आई वो थी प्रोकैरियोटिक सेल, ये पुरानी सेल थी, धरती पे पहले आई थी, तो जो चीज़ पहले आती है वो इतनी एडवांस नहीं होती, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं। फिर है यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब होता है ट्रू, बायो में यू का मतलब कहते हैं ट्रू होता है, जैसे यूसिनोमेट आप पढ़ोगे तो यू का मतलब होता है ट्रू। अब और कैरियन जो वर्ड है बायो में आएगा वो आएगा न्यूक्लियस के लिए। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कार्डिक वर्ड हार्ट के लिए आता है, गैस्ट्रो वर्ड हमारी इंटेस्टाइन वगैरह के लिए, स्टमक के लिए आता है,
ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो बायो में फिक्स होते हैं, जिन्हें हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएंगे। कैरियन वर्ड जो है वो आता है न्यूक्लियस के लिए, सेल में जो न्यूक्लियस है ना उसके लिए हम यूज करते हैं कैरियन। तो देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब है पुराना न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। इस नाम से हम पता चलें तो ट्रू न्यूक्लियस। तो ये क्या बात हुई, मतलब पुराना न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है। तो जो सेल, मान लो एक सेल है, इसके अंदर और एक और सेल है, ये तो है यूकैरियोटिक सेल, पूरा नहीं लिख रही, यू लिख रही हूँ, और ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना उसमें न्यूक्लियस के बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ ऐसे ही वो क्या होते हैं स्टेंड सा एक क्रोमोसोम ऐसे ही पड़ा रहता है, एक सर्कुलर क्रोमोसोम, सर्कुलर बनाने दो, ऐसे एक सर्कुलर क्रोमोसोम क्या पड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, कोई भी इसके बाहर मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि हमने देखा था ना न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, बट जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलेगा और उसके अंदर हमें क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो इसके बेस में हमने क्या किया है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के बाहर तो उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, जो नई वाली सेल है जो ट्रू न्यूक्लियस है, और जिसमें क्रोमोसोम सिर्फ ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है, कोई भी इसके बाहर ऐसे मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी मैंने मेम्ब्रेन, जैसे इसके बाहर तो मैंने मेम्ब्रेन बनाई है क्रोमोसोम के, इसके बाहर मैंने कोई भी मेम्ब्रेन नहीं बनाई, तो इसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। देखो cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cell, where cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, लैक का मतलब कमी है, नहीं है, एब्सेंट है, और जिसमें प्रेजेंट है सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, उसे हम क्या बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। चाहे सेल तो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं उसमें बता देती हूँ। जरा ये सेल चाहे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, बट यहाँ पे एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलेगा दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ये दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बोल रही है एनसीईआरटी भी। आगे देखो, ये क्या करेगा, सेल का जो वॉल्यूम है उसे ऑक्यूपाई करेगा। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये क्वेश्चन PYQ है कि सेल में सेलुलर एक्टिविटी के लिए मेन एरिना कौन सा है, मेन वो स्पेस कौन सा है जहाँ पे सेल में सेलुलर एक्टिविटी चलती है, तो वो है साइटोप्लाज्म। इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ये PYQ है, यहाँ पे लिख सकते हो आप कि सेल में जो मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी के लिए वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये PYQ है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, और ये लिविंग स्टेट में रखने के लिए, सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए क्या चलती है, केमिकल रिएक्शंस चलती है। ठीक है, और ये चलती कहाँ पे है, मेन एरिना क्या है इसका, साइटोप्लाज्म में। ठीक है मैम। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have the other membrane-bound distinct structure called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. देखो क्या होता है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाई मैंने, प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये एक मैंने बनाई यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। देखो यहाँ पे तो एक ऐसे सिंगल क्रोमोजोम होता है, एक ही क्रोमोजोम मिलता है, ऐसे डबल होता है, क्या होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब ऐसे दो स्टैंडर्ड होती है ऐसे, और बाहर बना के दिखाऊं तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड होता है, और एक ही क्रोमोजोम होता है। और यूकैरियोट में हमें न्यूक्लियस मिलेगा, उसके अंदर क्रोमोजोम मिलेगा, एक डिफरेंस तो यहाँ गया। और यूकैरियोटिक सेल में हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं मैम। ये क्या होता है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे सेल ऑर्गेनल्स पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। जैसे मैम यहाँ पे हमें एंडोप्लाज्मिक ऐसे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगी, मेम्ब्रेन बाउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैम यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है मैम, यहाँ पे हमें गोल्जी बॉडी देखने को मिल जाएगा, वैक्यूल देखने को मिल जाएगी, और ये सारी चीज़ें इसमें एब्सेंट होती है। ना ही तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये मिलता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलता, ना ही क्लोरोप्लास्ट मिलता। ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। ये लिखा हुआ है, वापिस से पढ़ें। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा द यूकैरियोटिक सेल्स, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगी, हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड, उनके बाहर भी मेम्ब्रेन होंगी। वो सेल ऑर्गेनल्स कौन से है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बारे का ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। और ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या करेगी, लैक करेगी। ठीक है, अब एक ऑर्गेनल ध्यान रखना है, वो उसका नाम है स्पेशल राइबोसोम। राइबोसोम के नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे बर्गर की तरह होता है, एक यूनिट ऐसे एक यूनिट ऐसे, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो जो दोनों में मिलेगा। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल
एज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा और प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा। कौन? राइबोसोम। और राइबोसोम कैसे है मैम? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है राइबोसोम के बाहर। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एक बात ध्यान रखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस बताया था। क्या था वो? प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट कि मैम प्लांट सेल में सेल वॉल थी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं थी। ठीक है मैम, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में मैम, बट सेल वॉल सिर्फ ओनली प्लांट सेल में। वैसे ही एक ऑर्गन होता है, कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्या जाए? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गनल है जहाँ पे खाना बनता है। मैंने बताया था ना, खाना प्लांट बनाते हैं, एनिमल नहीं बनाते। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ऑर्गनल वो है जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा। इसी वजह से क्या होता है, प्लांट खाना बनाते हैं, हम खाना नहीं बनाते। तो एक डिफरेंस ये हो गया कि प्लांट सेल में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं है वो। प्लांट सेल में हमें सेल वॉल देखने को मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं है वो। ठीक है, दो डिफरेंस हमें पता चल गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, एनसीईआरटी में ना देखो क्लोरोप्लास्ट के प्लांट्स लिखे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में नहीं। एक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सेल ऑर्गन होते हैं, हम पढ़ेंगे। ये दोनों में मिलता है, प्लांट में भी एनिमल में भी। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, रफ और स्मूथ। तो ये तीन ऑर्गेनल ऐसे हैं, कौन कौन से? एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर भी राइबोसोम होता है। मतलब देखो ये सेल है, सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट ऐसे बर्गर जैसे होते हैं, आपको डायग्राम दिखाऊंगी। और एक ये क्लोरोप्लास्ट बना दिया मैंने प्लांट सेल बनाई है। प्लांट सेल में क्या क्लोरोप्लास्ट है? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो डबल मेम्ब्रेन बनाती है। और इसके अंदर भी मुझे राइबोसोम देखने को मिलेंगे। मतलब सेल के अंदर तो राइबोसोम है ही, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ हमने ऑर्गेनल देखे थे ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनमें भी राइबोसोम होंगे। तो तीन सेल ऑर्गेनल हमें और ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे देखो। और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ मिलेगा प्लांट सेल में। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। देखो अब ये फिर एक डिफरेंस आ गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में। मैं आपको उसी डायग्राम में दिखाऊं, पता नहीं वो डायग्राम कहाँ गया, मैंने यही पेज ले लेती हूँ। देखो हमने पढ़ी थी एक प्लांट सेल, एक पढ़ा एनिमल सेल। डिफरेंस बता रही हूँ मैं क्या क्या दी हूँ मैं। प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। इसमें सेल वॉल है प्रेजेंट, इसमें नहीं है। डिफरेंस ये हो गया। बट एनिमल सेल में नॉन मेम्ब्रेन, ये बात ध्यान रखनी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलेगी, एक सेल ऑर्गेनल और देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे डिफरेंस हमें ध्यान रखना है कि कौन, ये पूछे जाते हैं PYQ कि ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ प्लांट सेल में है, ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ एनिमल सेल में। तो हमें डिफरेंस लेके चलना है कि सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। और ये किस में हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। हम पूरा सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें दिया होगा कि सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, सेंट्रोसोम हेल्प करता है। ठीक है, मैं आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की एक वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद में क्या है, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। हमें ध्यान रखना है कि सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल है माइक्रोप्लाज्मा। और उसका कितना दिया हुआ है, लेंथ कितनी दी हुई है, हमें ध्यान रखना है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये पूछी हुई है, मतलब PYQ आया हुआ है ये मतलब डाटा पे भी, ऐसे नंबर्स पे भी। तो माइक्रोप्लाज्मा की लेंथ हमें कितनी ध्यान रखनी है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और माइक्रोप्लाज्मा के सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, धरती पे सबसे छोटी सेल पूछी तो कौन है, माइक्रोप्लाज्मा। और उसकी लेंथ कितनी, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ है। वाइल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में देखो। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। और बैक्टीरिया का जो हमें बताया गया है वो साइज कितना बताया गया, 3 to 5 माइक्रोमीटर। डाटा में ध्यान रखना है, मैं आपको याद करवाऊंगी, एक बार रिवाइज करेंगे लास्ट में। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सिंगल सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, बहुत बड़ा होता है, हम उसे देख सकते हैं। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। अब RBC का डायमीटर पूछ लिया, दिया हुआ एनसीईआरटी में ध्यान करना पड़ेगा कितना, 7 माइक्रोमीटर।
7 माइक्रोमीटर की आरबीसी का डायमीटर है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल पूछे तो कौन सी है? ऑस्ट्रिच है, एग का मतलब ऑस्ट्रिच का एग है। लेकिन अगर पूछे लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट का तो हो गया बड़ी और लॉन्गेस्ट का हो गया ऐसी लंबी। लॉन्गेस्ट सेल पूछे तो कौन सी है? वो है नर्व सेल्स। डायग्राम दिखाया, मैं दिखाऊंगी आपको कि जो सबसे लंबी सेल कौन सी है? नर्व सेल है। और सबसे बड़ी सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल तो है नर्व सेल। और लार्जेस्ट सेल कौन सी है? एग है ऑस्ट्रिच का। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, शेप में वेरी करती है। दे मे बी डिस्क लाइक, उनकी शेप डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनार हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद देयर फंक्शन दे परफॉर्म। ये क्वेश्चन ना, ये लाइन अभी तक एनसीईआरटी में है ना, जो आई नहीं है पीवाईक्यू में। और मुझे लग रहा है कभी ना कभी पीवाईक्यू आएगा, ये क्वेश्चन बनेगा नीट का कि जो सेल के शेप में डिफरेंस होता है वो होता क्यों है? वो डिफरेंस सेल के फंक्शन के कारण होता है कि जिस सेल का जैसा फंक्शन होगा उसकी शेप भी वैसी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कुछ शेप देख लो। डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। पहले तो ये आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर ह्यूमन में। और ये कैसी है? राउंड है या फिर ऐसे मिलेगी राउंड या फिर मिलेगी बाइकॉनकेव, दोनों शेप ध्यान रखनी है हमें। ये है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी। और इनका ये क्या बोलते हैं, शेप कैसी बताई? एमीबॉइड बताई हुई है, ऐसे इरेगुलर सी शेप बताई हुई है। ये है कॉलमनार एपिथेलियल सेल। इनकी शेप कैसी है? लॉन्ग है और नैरो है। इनके फंक्शन अलग अलग है ना, इसलिए इनकी शेप भी अलग अलग है। इनकी शेप वेरी क्यों करती है? क्वेश्चन वगैरह नीट में आएगा। इनकी शेप वेरी इसीलिए करती है क्योंकि इनके फंक्शन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये देखो, ये है नर्व सेल, ब्रांच एंड लॉन्ग। इसकी क्या ऐसे ब्रांचेस निकली हुई है और कैसी ये लॉन्ग होती है आगे। ठीक है, और ये क्या सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन में पूछे तो लॉन्गेस्ट सेल। ये है ट्रैकिड। क्या ये प्लांट सेल में, वो प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे, सारे नाम आपके आ जाएंगे आगे। और ये कैसे? इलोंगेटेड। और मीजोफिल सेल जो ये कैसे? राउंड है और ओवल शेप में है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेप बताई हुई है। आई होप आज का लेक्चर समझ में आएगा। अब इसे मैं ना कंपाइल कर रही हूँ, फटाफट से देखो। मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगी तो ध्यान रखना, आपके माइंड में ऐसे एनसीईआरटी की लाइनें वो जानी चाहिए जो मैंने बोली थी। आप बुक खोल के बैठ सकते हो, जो मैं बोली उसे ध्यान से सुनो। जैसे ही हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछती है कि क्या आप अपने चारों तरफ देखते हो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को? क्या कारण है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है और नॉन लिविंग लिविंग नहीं है? तो उसका एनसीईआरटी खुद ही आंसर देती है सेल। सेल एक बेसिक यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। अब दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट होगी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होगी। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है ह्यूमन, वहाँ पे लिखो है ना अस मतलब हम मतलब ह्यूमंस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है पैरामीशियम और अमीबा, आप ध्यान रख सकते हो। और फिर एनसीईआरटी बोलते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपना क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं अर्थ पे और अपनी लाइफ के लिए जो एसेंशियल वर्क है वो सारे परफॉर्म करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन अर्थ एंड परफॉर्म ऑल एसेंशियल वर्क फॉर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। तो सारे फंक्शन कर सकते हैं। ये दो बातें एनसीईआरटी ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखी है। फिर एनसीईआरटी बताती है कुछ साइंटिस्ट के नाम, महान आत्माओं के नाम, जिसमें हमें सबसे पहले ध्यान रखना है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ऐसा साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक का एल, और उसने क्या कर दिया? लाइफ सेल को डिस्क्राइब किया। फिर एक साइंटिस्ट आता है रॉबर्ट ब्राउन, उसने बाद में क्या डिस्क्राइब किया? न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया। ठीक है मैम, इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में क्या आती है? सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी में हमें क्या ध्यान रखना है? दो साइंटिस्ट, तीन आएंगे वैसे, पहले दो साइंटिस्ट ध्यान रखने हैं, थियोडोर श्वान और श्लाइडन। श्लाइडन और श्वान दोनों मैम जर्मन के हैं। श्लाइडन मैम बॉटनिस्ट है, श्वान मैम जूलॉजिस्ट है। प्लांट को प्रायोरिटी देंगे तो ईयर 1838 वाला देंगे श्लाइडन को और 1839 वाला देंगे श्वान को। श्लाइडर ने क्या किया मैम? बहुत सारे प्लांट सेल्स को एग्जामिन किया, बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया और उसने बताया कि जो सभी प्लांट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं और वो सेल मिलकर के अपना टिश्यू बना रही है। उसी अबाउट टाइम पे 1839 में श्वान, जो जर्मन का है, जूलॉजिस्ट है, उसने बहुत सारे एनिमल को एग्जामिन किया और उसने बताया कि उनके बाहर एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे आज के टाइम में हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसका मन नहीं भरा, उसने प्लांट को भी स्टडी कर डाला और उसने देखा कि प्लांट के बाहर एक यूनिक कैरेक्टर मिलता है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। फिर श्वान ने अपनी हाइपोथेसिस दे दी और उसकी हाइपोथेसिस थी क्या? कि ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड बाय सेल और सेल्स प्रोडक्ट। फिर उन दोनों में होगी लड़ाई।
फिर हमने बोला कि नहीं, हम ऐसे मानेंगे कि सेल थ्योरी तो दोनों ने टुगेदर फॉर्मुलेटेड की है, मतलब सेल थ्योरी श्लाइडन और श्वान दोनों ने मिलके दी है, और वो सेल थ्योरी है कि सभी प्लांट और एनिमल सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है मैम, बट फिर एक डाउट उठता है कि नई सेल कैसे बनेगी, वो सेल थ्योरी श्लाइडन और श्वान डिस्क्राइब नहीं कर पाई। फिर एक नई महान आत्मा और आती है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चाउ, 1855 ईयर हमें ध्यान रखना है। उसने अपनी लैंग्वेज में एक सेंटेंस दिया, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, मतलब न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो पुरानी सेल है वो डिवाइड करेगी और नई सेल बना देगी। फिर हमने क्या किया, हमारी जो सेल थ्योरी से मॉडिफाई किया और 2 लाइनें लिखी हमने सेल थ्योरी में। फर्स्ट लाइन ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाय सेल और सेल्स प्रोडक्ट, और सेकेंड लाइन ये है कि न्यू सेल्स आर जनरेट बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ पे मैम सेल थ्योरी खत्म होती है। फिर मैम एक आता है ओवरव्यू ऑफ सेल करके टॉपिक। उस ओवरव्यू ऑफ सेल में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो बातें ये हैं कि एक तो हमें ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है हमें ध्यान रखना है यूकैरियोटिक सेल। मैं पूरा वो चिक की सेल और वो सब कुछ नहीं बता रही, मैं आपको एक मतलब कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, मतलब उसमें से जो चीज़ें मेन आई है ना मैं वो बता रही हूँ। कुछ बातें एनसीईआरटी में ऐसी फालतू की भी लिखी होती है समझाने के लिए। तो 2 चीज़ें में ध्यान रखनी है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। मैम इनको हम प्रो का मतलब होता है पुराना और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। पुराना न्यूक्लियस और यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में मैम कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, नहीं पे ध्यान रखना है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल में मैम मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा। मैम यूकैरियोटिक सेल में हमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्या हो गया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में मैम ये नहीं देखने को मिलेंगे। दोनों ही सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, हमें सेल के अंदर भरा हुआ एक फ्लूइड देखने को मिलेगा। सेमी फ्लूइड है वो, सेमी सॉलिड ऐसे लिखो ना, एक बार को लैंग्वेज चेक करने दो क्या लिखा हुआ है, सेमी गलत ना हो जाए कुछ, सेमी करके कहाँ किया, सेमी फ्लूइड, हाँ सेमी फ्लूइड लिखा हुआ है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म मेन एरिना है केमिकल एक्टिविटीज़ का। ठीक है मैम, और एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है मैम राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा। और राइबोसोम 3 सेल ऑर्गेनल्स हमें और ध्यान रखने हैं यूकैरियोटिक सेल में, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है मैम, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात खत्म हुई। उसके बाद में आती है एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात। प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। एनिमल सेल में हमें सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, वो हमें प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगा। और सेंट्रोसोम एनिमल सेल में किस काम में हेल्प करता है मैम, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है मैम, फिर हमने देखा कि शेप और साइज बहुत सारे वेरी करते हैं सेल के। सबसे छोटी सेल है मैम माइकोप्लाज्मा, उसकी हमें लेंथ ध्यान रखनी है 0.3 माइक्रोमीटर। फिर बैक्टीरिया के बारे में बताया गया, बैक्टीरिया 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। ह्यूमन की जो आरबीसी है, ह्यूमन की जो रेड ब्लड सेल है, उसका डायमीटर दिया हुआ है मैम 7 माइक्रोमीटर एनसीईआरटी में। फिर बताया गया कि सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सी है, नर्व सेल है मैम। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल कौन सी आइसोलेटेड, वो है मैम एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और हमें ये बताया गया कि जो शेप में वेरिएशंस आते हैं ना, वो किस लिए आते हैं, वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। हमें ध्यान रखना है कि फंक्शन अलग होगा तो शेप भी अलग होगी। फिर हमें बताया गया कि मैम जो आरबीसी है उसका डायग्राम बना के दिया, आरबीसी की शेप क्या हो सकती है, राउंड हो सकती है, बाइकॉनकेव हो सकती है। जो डब्ल्यूबीसी है उसकी शेप कैसी होगी, अमीबॉइड शेप होगी। जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल दी हुई है उनकी कैसे इलोंग, वो कौन सी दिखाई हुई है, थिन और ऐसे लॉन्ग दिखाई हुई है। नर्व सेल की ब्रांच करके दिखाई हुई है। ठीक है, जो मिजोफिल सेल है उसकी कैसे दिखाई हुई है, ओवल शेप दिखाई हुई है या फिर राउंड दिखाई हुई है। और जो ट्रैकिड है उसकी क्या दिखाई हुई है, इलोंगेटेड दिखाई हुई है। तो इतना चैप्टर हमने आज का पढ़ा है। आई होप मैंने लास्ट के 5-10 मिनट में जो आपको कंप्राइज करके दिया वो आपकी बातें दिमाग में जा रही होगी और आपको समझ में आएगा। ऐसे ही हम आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।